और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन समारोह पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के सेक्टर 5 में धूमधाम से आयोजित किया गया। इस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि रहे, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष अतिथि रहे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्यपाल ने पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले राज्यों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि खेलो इंडिया के लिए इनाम की राशि डबल की गई, तो वहीं हरियाणा के लिए गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख, सिल्वर लाने वाले खिलाड़ियों को 60,000, ब्रॉन्ज लाने वालों को 40,000 का इनाम दिया। इतना ही नहीं, पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों को 5,000 का इनाम दिया गया। तो वहीं फतेहाबाद में अपराधों का खाका दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आरोपियों ने भाटिया कॉलोनी में घर में घुसकर तेज धार हथियारों से एक युवती की हत्या कर दी, जिसके कारण युवती की मौत हो गई। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही आरोपियों पर त्वरित कार्यवाही कर हिरासत में लिया गया। पूनम सोनी, उन्होंने वो दोनों इसको नशा करवाती है और चिट्टा वगैरह सब बेचती है अपने घर में। वो ऐसे करके इससे वारदात होती। पिछली बार भी इससे वारदात हुई थी। हमने कंप्लेंट लिखवाई थी, दोनों बहनों का नाम लिखवाया था। पुलिस ने जब भी कुछ कार्रवाई नहीं की, वो एक दिन में वापस छूट के आ गया दोबारा से। ऐसे करके उसने दोबारा फिर कहा था, अभी मैं दोबारा तुम्हारे पे फिर वारदात करूंगा, तुम देखते रह जाओगे सारे की सारे। ऐसे करके इसकी बहनें दोनों मिली हुई है। क्या नाम है जिसका? इसका संदीप सोनी है और इसकी बहन दूसरी है पूनम सोनी, और वो सुमन सोनी, दोनों अग्रवाल कॉलोनी में रहती है। दूसरा लड़का वो हमला क्यों किया युवक ने, पता लगा इस बात? इस हमला इसके ऊपर पहले भी हमने करवा रखे, कितनी बार केस दर्ज करवाए हमने इसके बाद। इसके ऊपर पुलिस फिर छोड़ देती है इसको, बार बार छोड़ देती है। ऐसे करके बार बार इसकी सुनवाई हो जाती है, ऐसे करके छोड़ देते हैं इसको बार बार। वो कहता है मेरा पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, वो बार बार ऐसे कहता है। उसकी बहनें भी कहती हैं। ये सुरेश कुमार तनेजा का परिवार रहता है वहाँ। सुरेश कुमार दिल्ली रहते हैं, उसकी मिसी रेणु तनेजा, 2 बेटियां योगिता और प्रीति रहती हैं, एक लड़का है उनका। ये प्रीति अपने रेणु और उसका बेटा सत्सा के हुए थे। पीछे से 2 संदिग्ध व्यक्ति इनके घर में घुसे लड़के, तो उन्होंने तलवार से इनको चोटें मारी हैं। इसमें योगिता की डेथ हो गई है और प्रीति इंजर्ड है। उनको हमने दाखिल करवा दिया और उसको अग्रवाल रेफर कर दिया है। चलिए अब खबर भिवानी से है, जहां कृष्णा कॉलोनी में एक बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान की तरफ देखकर गोली चलाई थी। घटना की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों की ओर से किए गए फायर के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। कितना कॉलोनी में सूचना मिली है, ओम ज्वेलर्स की दुकान के सामने कोई 2 लड़के थे मोटरसाइकिल पर, वो हवाई फायर करके गए हैं, जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं और किसी को धमकी। और लगभग 1:30 पौने 2 बजे की बात है। दुकान के आगे से 2 मोटरसाइकिल वाले मुंह पे काला दुपट्टा ओढ़ रखा था, यहाँ पे फायरिंग करके गए हैं। निगाह हमारी तरफ थी, फायरिंग करके गए। ये टीका, वो टीका लग रहा माथे लग रहा है। हाँ, टीका लगा रहा है माथे, टीका लग रहा है, उसके पिछला टीका लग रहा है। हाँ, ये लाठा मार दी। सही निकालूंगा। या
नंबर प्लेट कोई नहीं है, टेम्परेरी। ले फोटो लीजिए साझा से। गुरुग्राम पुलिस ने अपहरण और 10 लाख की फिरौती मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि इस मामले में जांचकर्ता जसवंत सिंह की माने तो अपहरण और 10 लाख की फिरौती की साजिश जयपुर के रहने वाले दिनेश चौधरी ने रची थी और वो ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। दरअसल जेल से बाहर आए दिनेश चौधरी ने सोशल साइट पर फेक अकाउंट बनाकर कई युवकों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। आरोपी के इसी जाल में 37 साल के युवक फंस गया था, जिसे सेक्टर 29 के होटल में धोखे से पहले तो बुलाया गया और फिर बर्बरता से उसके साथ मारपीट की गई। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ये हमारे पास 7 तारीख को हमने FIR दर्ज की थी राकेश शर्मा नाम के व्यक्ति की शिकायत पर, और छानबीन के दौरान ये 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। कौन है सर ये 5 लोग? क्या कुछ इसकी साजिश रची गई थी? ये बेसिकली जो मुख्य साजिश करता है वो है दिनेश चौधरी, जो कि जयपुर का रहने वाला है। ये कुछ समय पहले किसी 307 के मुकदमे में जेल में बंद था। उस दौरान एक व्यक्ति वहां पर इसको मिला जेल के अंदर, वो भी इसी प्रकार के अपहरण के मामले में बंद था। तो इसको उसी से इसने आइडिया लेकर और फिर ये पूरी घटना को अंजाम दिया। तो वहीं साइबर सिटी में इन दिनों ATM ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम के खेड़कीदौला और न्यू कॉलोनी में ATM ठगी के नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, दोनों ही मामलों में शातिर ठग CCTV में कैद हो गए हैं। बावजूद इसके पुलिस इन ठगों को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही है। इतना ही नहीं, जब पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती है, लेकिन जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया तो पुलिस ने दोनों ही शिकायतों को दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। जो बैंक से आते हैं कर्मचारी, हमने उनको कई बार कंप्लेंट करी। जो पुलिस के राइडर भी यहाँ घूमते हैं, हमने उनसे भी शिकायत करी कि यहाँ गार्ड नहीं है। यहाँ ऐसे भी पहले भी 2-4 बार ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसके बारे में हमने बोला है कंपनी वालों को, जो पैसे डालने आते हैं उनको भी मैसेज दिया कि यहाँ गार्ड नहीं है, थोड़ा एहतियातन यहाँ गार्ड होना चाहिए। मोबाइल का नंबर लिखा होगा गार्ड। तो कॉल किया आपने उस पर? हाँ, उस पर। होटल में CIA टीम ने सुमित हत्याकांड में शामिल 5000 के इनामी घोषित बदमाश को गिरफ्तार किया है। मामले में CIA पहले ही महिला आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। होटल थाना प्रभारी निरीक्षक जंगशेर सिंह ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इस हत्याकांड में आरोपी ललित और उसकी मां शामिल है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। किए, किन किन आरोपों में गिरफ्तार किए? ये जो पहला मामला है, ये इसमें सुमित नाम का लड़का, सुमित सरोफ ताराचंद जी, ये औरंगाबाद का रहने वाला है। और ये 26/5/2022 को इन्होंने सुबह करीब 10 बजे इसके 2 साथी और थे, सुंदर और ललती। और इन्होंने जो ललती है, ललती के चाचा की गोली मारी थी, जो अभी इंजर्ड है। चलिए अब खबर सिरसा से है, जहां रानिया में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो के SP ताहिर हुसैन के नेतृत्व में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में करीब 100 पुलिस अधिकारी और साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारी मौजूद थे। ऑपरेशन में 2 DSP जितेंद्र कुमार, DSP प्रदीप कुमार और 8 इंस्पेक्टर शामिल रहे। वहीं टीम ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनके कब्जे से ड्रग्स भी टीम ने बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ रानिया पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आज ये दबिश दी गई है रानिया के अंदर, इसकी शिकायतें और जो है काफ़ी न्यूज़ में आ रही थी। तो हमारा जो विंग है जो अभी नया खड़ा हुआ है, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसके चीफ श्री कांत यादव जी हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। और जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूनिट है सिरसा HNCB की, उनको हिदायत दी गई भाई इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लें और इसके उनको जो जो एरिया है उसको चिन्हित करें। बादली के BDPO भवन में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले के तृतीय चरण का आयोजन किया गया, जिसमें ADC ने शिरकत की और मेले का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले के माध्यम से लोगों की आमदनी बढ़ाने और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई। मुख्यमंत्री अत्युदय परिवार उत्थान मेले में काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब तक 89 लाभार्थियों ने मेले में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। तो शाम में मुख्यमंत्री अत्युदय परिवार उत्थान योजना मेले के तीसरे चरण के तहत BDPO कार्यालय में सोमवार को मेले का आयोजन किया गया। वहीं SDM मनीष कुमार फोगाट ने मेले का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मेले में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चयनित कम वार्षिक आय वाले 300 परिवारों को भी बुलाया गया। इस मौके पर मेले के जोनल अधिकारी और पशुपालन विभाग के SDO डॉक्टर सुनील शर्मा उपस्थित रहे। हरियाणा के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने सोमवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों में दिव्यांगों के प्रदेश और अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसके साथ ही बैंक, मॉल और अन्य प्राइवेट संस्थानों में भी सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश दिए गए, ताकि दिव्यांगजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि जिले के 45 सरकारी भवनों में से 30 में रैंप, दिव्यांग शौचालय आदि की व्यवस्था है। बाकी बचे भवनों में भी सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांगों की समस्याएं भी सुनी और उनका निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दिव्यांगजनों को UDID कार्ड बनवाना जरूरी है, तभी उन्हें कई योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। जहाँ लिफ्ट की आवश्यकता है वहाँ लिफ्ट है। अपने प्रांत के दिव्यांगजन के जीवन को सुचारू और सुगम्य बनाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनकी जानकारी दिव्यांगजन को देने के लिए और उसकी प्रशासन से पूछताछ करने के लिए आज मेरा यहाँ आगमन हुआ है। जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी आज इस मीटिंग में आए थे, जिसमें ये तय हुआ है कि कैथल जिले की 45 बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग हैं, जिनका PWD संभाल करता है। ऐसी बिल्डिंग्स में से लगभग 30 भवन सुगम्य हो चुके हैं, जहां प्रॉपर रैंप है, जहां लिफ्ट की आवश्यकता है वहां लिफ्ट है। महेंद्रगढ़ में नगर पालिका की ओर से 31 मार्च को JCB से 29 खोखे अस्थायी दुकानों हटाए जाने पर खोखा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और पिछले 71 दिनों से खोखा व्यापारी धरने पर बैठे रहे, जिसे देखते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और दुकानदारों को जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि खोखा व्यापारियों के साथ हुए इस घटना का उन्हें बेहद दुख है और रामविलास शर्मा ने खोखा व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि अभी नगर पालिका चुनाव है और जैसे ही चुनाव संपन्न होकर नया सदन बनेगा वो इसमें उनका समाधान करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मार्च को मैं रात के 9 बजे
और यहाँ अपने नगर के ये छोटे व्यापारी खोखा बाड़ों के बीच में आया था और जेसीबी के सामने मैं खड़ा हुआ था। तब से लेकर के ये हमारे नगर के 29 खोखे वाले व्यापारी लगातार धरने पर बैठे हैं और लगातार हमारा इनसे संपर्क रहा। आज मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हमारे सदा हमेशा ही से ही तेजी रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पिछले दिनों जो 31 मार्च को जो कार्रवाई हमारे साथ हुई थी वो पूरे शहर को सभी को पता है इस चीज़ का। और हमें इनके आग्रह पर हमने अपना धरना 71वां दिन है आज का हमारे धरने का, और इनके आग्रह पे हमने ये धरने को समाप्त किया है। और हमें विश्वास है, पूरा भगवान पे भी विश्वास है और भगवान के बाद में हमें इन पे ही विश्वास है कि हमारा ये जरूर से जरूर समाधान करेंगे। अभी जैसे आज हमारे महेंद्रगढ़ के सबसे बड़े नेता श्री रामविलास जी शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे यहाँ पर आए हैं। और आज सुबह भी इनका फोन आया था कि भाई मैं आपका जल्दी से जल्दी जो नई हाउस बैठेगी नगर पालिका महेंद्रगढ़ की, उसमें जैसे ही जो बैठती है उसमें पहली एक या दो मीटिंग के अंदर आपका समाधान करूंगा। और हम इनकी बातों के ऊपर पूर्ण विश्वास है और हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी जो भी नगर पालिका नई हाउस बैठेगी हमारा किसी न किसी प्रकार से। नरवाना के आदर्श नगर में पिछले 1 महीने से गंदे पानी की समस्या को लेकर गुस्साए लोगों ने रेलवे रोड जाम कर जमकर नारेबाजी की। नाराज लोगों ने एसडीएम जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ जेई और यहां पर एक्सईएन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों का कहना है कि पानी इस कदर खराब और दूषित है कि उसे पीना तो दूर, उससे हाथ या कपड़े भी नहीं धोए जा सकते। पीने के लिए जिस पानी की सप्लाई हो रही है उसमें इतनी गंदगी आ रही है कि पानी पीने लायक नहीं है। इसे लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। दूषित पेयजल आने से कॉलोनी में बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में एक मकान से संदिग्ध परिस्थितियों में मां और बेटे का शव बरामद किया गया। बेटे की उम्र 45 साल के आसपास है, जबकि मां की उम्र 80-85 साल के बीच बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। शव मिलने से सनसनी। एक साथ मिले मां बेटे के शव, एक साथ खत्म हुई 2 पीढ़ियां। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही मकान से एक साथ मां बेटे के शव निकले। मकान अंदर से बंद था और अंदर ही मां बेटे दोनों की मौत हो चुकी थी। मामला तब खुला जब लोगों को मकान से बदबू आई। पड़ोसियों का कहना है कि मकान से बदबू पिछले 2 दिनों से आ रही थी, जिसको लेकर पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। कल शाम को कंसर्न RWA प्रधान की तरफ से हमारे पास चौकी में इंफॉर्मेशन आई थी कि सेक्टर 3 में हाउस नंबर 899 में अंदर से बदबू आ रही है, तो इसको चेक किया जाए। वहां जाके पुलिस ने उसको चेक किया। अंदर से मकान बंद था, अंदर जाके चेक किया गया RWA के लोगों को साथ लेके। तो उसके बाद उसमें 2 डेड बॉडी मिली। एक लड़का है जिसका नाम तरुण है, उम्र करीबन 45 साल है, और एक उसकी मदर है 80-85 साल की वृद्ध महिला। दोनों की डेड बॉडी मकान के अंदर पड़ी हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का शिकार हुए बेटे की उम्र 45 साल और मां की उम्र 80 से 85 साल के बीच बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक बेटा शराब पीने का आदी था। मिली जानकारी के मुताबिक मकान में मां और बेटे 2 ही लोग रहते थे। परिवार के बाकी सदस्य बाहर रहते हैं। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को घर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।
ये दोनों माँ और बेटा ही रहते थे यहाँ पे अकेले, बाकी इनकी फैमिली बाहर रहती है। इनकी कोई सिस्टर बताई वो दुबई वगैरह रहती है। तो अंदेशा ये है कि ये 3-4 दिन पहले से ही एक्सपायर हुए। दोनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिवार के बाकी सदस्यों को मामले की जानकारी दे दी गई है और पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की वजहों को तलाशने के लिए छानबीन में जुटी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि एक साथ हुई दोनों मौतें सामान्य हैं या कुछ और। यह खुलासा तो सिर्फ पुलिसिया तफ्तीश के बाद ही हो पाएगा। हर खबर के बल्लभगढ़ से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो वहीं फतेहाबाद में स्कूलों के बच्चे और अभिभावक सड़कों पर उतर गए। यहां पर आपको बता दें कि एसएमसी कमेटी और अभिभावक मंच ने डीसी कार्यालय पर पड़ाव डाल दिया और धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे स्कूली बच्चों और अभिभावकों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में 2 सालों से बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल रही हैं, वहीं स्कूलों में जाने के रास्ते भी नहीं हैं। वहीं संस्कृति मॉडल स्कूलों में फीस लगती है। ये देखो हमारे बच्चे खाली बैग लेके आए। 3 साल से निगरानी सरकार बच्चों को किताबें तक उपलब्ध नहीं करा सकती, तो क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? दूसरों के पद खाली पड़े हैं। ये हमारे बच्चों का हक है। ये हमारे आज शाम तक का कार्यक्रम नहीं है। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये सरकारी स्कूल हमारे जो हैं, सरकारी स्कूल में जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे अंबाला सेंट्रल जेल में बंद अपने पति से मिलने पहुंची महिला को पुलिस ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि महिला अपने कपड़ों में छुपाकर अपने पति को हेरोइन देने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि महिला का पति 1.5 महीने से चोरी के मामले में जेल में बंद है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला पंजाब के डेराबस्सी की रहने वाली है और महिला को कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल जांच की जा रही है। जांच में पता लगाया जा रहा है कि महिला नशा कहां से लेकर आई थी। कल दोपहर को हमें सूचना मिली थी अपनी सेंट्रल जेल अम्बाला से कि कोई महिला मुलाकात पे अपने पति के पास आई हुई थी और जो उसने कुछ कपड़े उसने साथ में पॉलिथीन में लिए हुए थे, तो उन्हें शक हुआ तो उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया है और जिसमें हमारी आईओ ने वहाँ जाके मौके पे सारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट को सामने चेकिंग करके और उसका जब उसको चेक किया तो उसमें से नशीला पदार्थ मिला था और जिसको हमने उसके बाद उस महिला से पूछताछ करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। 21 जून को योग दिवस है और अंबाला जिला प्रशासन ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। 2 साल बाद ये आयोजन बड़े स्तर पर होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अवेयरनेस के लिए 20 जून को मैराथन का आयोजन होगा। एसडीएम अंबाला हितेश कुमार के मुताबिक सेक्टर 10 के स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। एसडीएम अंबाला हितेश कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग योग दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। अपने आप ही आप 5 लंबे हम सबको पता है कि योगा में इंडिया का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को इस बार सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल की तरह। चारों सब डिविजन्स में सब डिवीजन के लेवल पे भी तैयारियां की जा रही हैं। एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाला प्रोग्राम भी तैयारी की जा रही है। अम्बाला सिटी वाला है जो राजीव गांधी सेक्टर 10 स्टेडियम में ग्राउंड है, वहाँ पे किया जा रहा है। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम 9, 10, 11 को सुबह 6 से लेकर 7:30 तक लगाया जा रहा है। एंड आज मॉर्निंग का ही मैं आपको बताऊं तो लोगों में काफ़ी अच्छा रुझान है। एंड मैं आपके जरिए लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा योगा करने समय पे सुबह 6 बजे राजीव गांधी सेक्टर 10 स्टेडियम में आए।